ऐसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए क्राइम थ्रिलर मूवी जो कि हाल ही में रिलीज हुई है, दी 100। तो कहानी की शुरुआत मधु और समीर नाम के कपल से होती है और लगता है दोनों झगड़ा कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं दोनों। समीर कहता है, देखो मुझे काफी दिनों से तुम परेशान दिखाई दे रही हो, इसलिए मैंने अपनी हैकिंग स्किल चेक करते हुए तुम्हारे फोन को हैक कर लिया था। उसके बाद मुझे तुम्हारे फोन पर आए हुए दूसरे लड़के के गलत मैसेज दिखाई दिए, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौन है। पर मधु कहती, मैंने कभी ना तुम्हें धोखा दिया है और ना कभी देने के बारे में सोच सकती हूँ, लेकिन अभी इस मैसेज का राज क्या है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी और ना ही तुम जानो तो बेहतर होगा। समय आने पर मैं सब बता दूंगी, बस उस समय तक मुझ पे भरोसा रखो। तो समीर भी कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो है कौन और क्यों तुम उससे परेशान रहती हो। आखिर राज क्या है जो तुम बताना नहीं चाहती। उसके लाख समझाने पर भी मधु उसे कुछ नहीं बताती, इसलिए गुस्से में वो चला जाता है वहाँ से। लेकिन तब कुछ देर के बाद मधु उसको वीडियो कॉल करके कहती है, माफ करना समीर, मैं तुम्हें वो सच्चाई नहीं बता सकती, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है अभी, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। इतना कहकर वो वीडियो कॉल पे ही आत्महत्या कर लेती है दोस्तों। और समीर बेचारा गिड़गिड़ाता रह जाता है कि मधु ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। लेकिन कोई फायदा नहीं होता। समीर इस तरह सदमे में जा चुका था। वो खुद को कोसने लगता है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अगर मधु को सच्चाई बताने के लिए मैं फोर्स नहीं करता तो शायद वो इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाती। मधु की मौत का जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। दूसरी तरफ दोस्तों हम आईपीएस ऑफिसर विक्की को देखते हैं, जिसकी ट्रेनिंग चल रही है। उसका निशाना सबसे बेस्ट होता है, तो बाकी लोग उससे कहते हैं कि लगता है तुम एनकाउंटर में बहुत ही स्पेशलिस्ट बनोगे। लेकिन विक्की कहता है कि नहीं सर, मुझे एनकाउंटर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अपराधी को सजा होगी तो कानून के हिसाब से ही, सीधे एनकाउंटर कर देना नहीं, इसमें वो मजा नहीं है। और दोस्तों विक्की की बात करें तो हमेशा अच्छाई का साथ देने वाला इंसान है। उसके परिवार में सिर्फ वो और उसकी साइकियाट्रिस्ट माँ शामिल है। दो लोगों का परिवार हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। और अब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सभी को शपथ दी जाती है, जहाँ एक ऑफिसर सभी से कहता है कि आज आप लोग आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। आईपीएस का सम्मान मिलना ये बहुत ही गर्व की बात होती है। हमें देश को गलत लोगों से बचाने की ड्यूटी मिलती है, इसलिए आईपीएस की धारा 100 के हिसाब से जो गन हमें मिली है उसका इस्तेमाल हमें सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर किसी ऐसी परिस्थिति हो जिसमें हमलावर किसी की हत्या करे, किसी को गंभीर चोट पहुंचाने या फिर किसी के साथ गलत करने का काम करता है, तो हमें गन का इस्तेमाल करना है, ना कि बिला वजह किसी का एनकाउंटर करना। ओके, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी होगी। अगले सीन में विक्की को एक केस मिलता है चोरी का, जहाँ चोरों ने घर में घुसकर एक आदमी की जान ले ली थी और सारा सोना लूट कर भाग गए थे। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो वहाँ रखे पैसे छोड़ गए, मानो चोरों को सिर्फ सोने से प्यार है, बाकी कोई चीजें जैसे उनके लिए मायने नहीं रखती। इसलिए क्राइम सीन पर आकर विक्की सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इसके बाद दोस्तों रात की बात है, विक्की एक क्लासिकल डांस शो में आता है, क्योंकि यहाँ कुछ नेता वगैरह आए होते हैं, तो उन्हें सुरक्षा देने के लिए विक्की आया होता है। वहाँ आने के बाद उसकी नजर पड़ती है डांस कर रही आरती नाम की लड़की पर, जिसे बस वो देखता ही रह जाता है और अपने मोबाइल से उसका डांस वीडियो रिकॉर्ड कर देता है। लेकिन डांस के दौरान आरती ने जो हार पहना होता है ना, वो टूट कर गिर जाता है। तो फिर डांस पूरा होते ही विक्की वो हार लेकर आरती के पास आता है और उसको हार देते हुए कहता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। आरती भी बड़ी खुश हो जाती कि चलो किसी ने तारीफ तो की। अगले सीन में विक्की की मेहनत को देखते हुए उसका प्रमोशन किया जाता है और आज से ही दोस्तों आईपीएस विक्की नहीं बल्कि एसीपी विक्की बन जाता है। वो दोबारा से सारे सबूत चेक करता है चोरी और हत्या वाले कांड के, लेकिन किसी के भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसीलिए वो कहता है कि इस एरिया में जितने भी गुंडे हैं जिन पे चोरी और हत्या के आरोप लगाए गए हैं, सभी को पकड़कर थाने लेकर आ जाओ, उन्हीं में से वो चोर पक्का होगा। तो बाकी ऑफिसर्स कहते हैं कि सर एमएलए को भी लाना पड़ेगा क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा हत्या के आरोप तो उसी पे लगे हुए हैं। विक्की कहता है ऐसा है तो सबसे पहले उसको ही पकड़ के लेके आओ। इसके बारे में जैसे ही एमएलए को पता चलता है कि नए एसीपी ने उसको थाने बुलाया, तो फिर वो अपने सारे चमचों को लेकर थाने पहुंच जाता है, ताकि दिखा सके विक्की को कि एमएलए से पंगा लेना कितना बड़ा होता है। लेकिन जैसे वो गुंडे विक्की को हाथ लगा पाते ना, विक्की सबसे पहले थाने का गेट बंद कर देता है ताकि कोई गुंडा बचकर भाग न सके। और उसके बाद वो उन गुंडों की ऐसी धुलाई शुरू करता है कि उनकी हालत खराब, मार मार कर वो सभी को अधमरा कर देता है। फिर क्या था दोस्तों, एमएलए के तो पसीने छूट जाते हैं ये देखकर। विक्की कहता है कि डरिए मत, अभी तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया है, अगर कोई सबूत मिला तो दोबारा बुलाऊंगा नहीं, सीधे सीधे घसीट के लेके आऊंगा। ये सुनकर एमएलए कहता है कि जैसा आप कहो मैं वैसा ही करूंगा। अब रात को विक्की घर पर होता है। उसकी माँ अपने क्लाइंट से बात करते हुए बड़ी परेशान नजर आती। विक्की कहता है क्या हो गया माँ, सब ठीक तो है? उसकी माँ कहती बेटा मेरा समीर नाम का एक क्लाइंट है, उसकी गर्लफ्रेंड मधु के मरने के बाद से वो सदमे में जा चुका है। उसकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मधु उसकी वजह से मरी है, क्योंकि मधु ने आत्महत्या की है। तो विक्की समीर से मिलने जाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो जो हो गया सो हो गया, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। पर समीर कहता है कि सिर्फ मधु की मौत का अकेले मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मरने से पहले वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगता है किसी ने मधु के साथ कुछ किया होगा, तभी उसने ऐसा कदम उठाया। विक्की हैरान दोस्तों,
फिर वो समीर और मधु की दोनों की सारी डिटेल्स निकालता है और समीर को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए वो उसको अपने साथ शामिल कर लेता है, क्योंकि समीर एक हैकर है और विकी को एक हैकर की जरूरत तो है भी, इसलिए अब से समीर विकी के साथ काम करना शुरू कर देता है। अगले सीन में विकी को पता चलता है कि एमएलए के दुश्मन गैंग के एक बंदे के घर में भी चोरी हो गई है। इतना ही नहीं, उस बंदे की जान भी ली गई है और सभी का कहना है कि एमएलए ने ही यह हत्या करवाई है अपने दुश्मन को मारने के लिए। तो बस दोस्तों, हत्या की खबर मिलते ही विकी उस बंदे के घर जाता है। लेकिन यार, अब हैरानी की बात ये होती है कि यहाँ सोना और पैसा तो बिल्कुल वैसा ही रखा हुआ है, बस हत्या करके वो चोर भाग गया। ऐसा लग रहा है मानो हत्या के इरादे से वो चोर यहाँ पे आया था। साथ ही जिस बंदे की जान गई है और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विकी को पता चलता है कि इसको भी उसी तरह से मारा गया, मतलब उसी हथियार से मारा गया जो हथियार का इस्तेमाल वो सोना चोरों ने कुछ टाइम पहले हुई हत्या में किया था। यानी कि इस बंदे की हत्या एमएलए ने नहीं करवाई, बल्कि उन्होंने जिन्होंने पहले सोना चुराया था उन्हीं में से किसी का काम है ये। तो बाकी ऑफिसर्स कहते हैं कि तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि यह हत्या एमएलए ने नहीं करवाई, जिस पे विकी कहता है कि समीर ने एमएलए की हर हरकत पर पहले से नजर बना के रखी हुई है, जिससे पता चला कि हत्या के टाइम वो दूसरे शहर में मौजूद था और उसी के साथ साथ उस गैंग के बंदे के पास से एक गन मिली जिसमें से गोली फायर की गई थी। वो सोना चोर हाथ से बनाए हथियार का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें जब लगा कि गैंग के बंदे के पास गन है तो वो उस पे हमला करके भाग गए और चोरी नहीं की। अगर हम सारी दुकानों पे नजर रखें जो बिना पूछताछ के सोना खरीद लेते हैं तो हम उन चोरों को पकड़ सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने सोना चुराया होगा वो ज्यादा उसे अपने पास नहीं रखेंगे। इसीलिए दोस्तों एक बड़ी जांच शुरू की जाती है, जिस पर भी शक होता है कि ये चोरी का सोना खरीदता है उसको पकड़कर चोरों के बारे में पूछा जाता है। ऐसे ही बंदों को ढूंढते ढूंढते विक्की एक आदमी के पास पहुंच जाता है जिसे उन सोना चोरों ने चोरी का सोना ला कर दे दिया था। और दोस्तों उस सोने में ना आरती वाला वो हार भी मौजूद था। विक्की हैरान कि आरती का हार अगर चोरी हुआ तो उसने कंप्लेंट क्यों नहीं की। इसीलिए वो आरती से मिलने जाता है ताकि उसको हार वापस कर सके। पर आरती के पिता कहते हैं कि ये हमारा नहीं है, ले जाओ इसको। लेकिन आरती और उसके पिता के चेहरे को देखकर विक्की समझ जाता है कि कुछ तो बात है जो आरती के पिता छुपा रहे हैं। और फिर वो कंफर्म करने के लिए यह हार आरती का ही है या नहीं, आरती की डांस वीडियो को देखता है जो उसने रिकॉर्ड किया था उस दिन। उस वीडियो से वो हार को मैच करता है जो कि बिल्कुल मैच हो रहा था, मतलब आरती के पिता झूठ कह रहे हैं। विक्की कुछ सोच समझ पाता इससे पहले ही दोस्तों आरती के पिता उससे मिलने आते हैं और सारी बातें बताते हैं कि सर, हमारा परिवार बिल्कुल हंसता खेलता परिवार था। मैं, मेरी पत्नी और मेरी इकलौती बेटी आरती सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक रात अचानक से कुछ चोर हमारे घर में घुस आए। उन्होंने हम सबको बंदी बनाकर पहले तो सारा सोना चोरी किया और उसके बाद मेरी बेटी के साथ गलत काम किया। तभी से मेरी बेटी सदमे में चली गई। हमने कई बार हिम्मत की पुलिस को बताने की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, वरना समाज में मेरी बच्ची की इज्जत नीलाम हो जाएगी। इस सदमे से मेरी पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो अब मेरे अंदर हिम्मत आ गई और मैंने आपको सारी बात बताई ताकि आप हमें इंसाफ दिला सको। ये कहते कहते दोस्तों उसकी आंखें नम हो जाती है और ये सुनकर विक्की का भी दिल टूट जाता है, क्योंकि वो आरती से सच्चा प्यार करने लग गया था। लेकिन फिर भी वो उसको ऐसे अपराध से बचा नहीं पाया, इसीलिए वो इस केस में पूरी जान झोंक देता है ताकि उन सोना चोरों को पकड़ सके कैसे भी करके। क्योंकि आरती के पिता के द्वारा बताई हुई बातों के हिसाब से ये काम भी सोना चोरों का लग रहा है। और फिर विक्की आरती को कुछ ऐसी चीज बताने को कहता है जिससे पता चल सके कि यही वो चोर थे। तो आरती कहती है उन सारे लोगों ने मास्क लगा के रखा हुआ था और जब मेरे साथ वो काम हुआ उसके बाद मुझे होश आया तो मैंने एक चोर के मुंह पे कांच की बोतल फेंक के मारी थी, जिससे उसके माथे से खून आने लग गया था। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। और ये सुनकर विक्की समीर से पूरे एरिया का सीसीटीवी को हैक करवाकर उनकी फुटेजेस देखने लग जाता है। घंटों देखने के बाद किस्मत से उसको एक वैन नजर आती है जिसमें वो चोर सवार होकर भाग रहे थे। उस वैन का नंबर चेक करने पर पता चलता है कि ये नंबर प्लेट दूसरी गाड़ी का इन्होंने लगाया, लेकिन वैन पर लगे फास्टैग के नंबर विक्की को मिल जाते हैं। इसलिए वो हर जगह के टोल वालों को संपर्क करके कहता है अगर इस फास्टैग वाली वैन आपके टोल से कभी गुजरती है तो हमें इन्फॉर्म करना। और किस्मत से दोस्तों आज की रात ही वो वैन एक टोल को क्रॉस करती है। टोल वाले विक्की को वैन की लोकेशन बता देते हैं तो विक्की तुरंत उस वैन के पीछे पड़ जाता है। पुलिस को पीछे देखकर वो चोर और भागने की कोशिश करते हैं, पर विक्की तो विक्की है, वो किसी के पीछे पड़ जाए और वो उसके हाथ से बच निकल जाए ये नामुमकिन है दोस्तों। वो उनका पीछा करते करते सीधे उनको दर दबोचता है और फिर उनको पकड़कर पहले खूब मारता है, जिससे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। उन्हीं में वो माथे पे चोट वाला इंसान भी था दोस्तों, यानी कि इन्हीं लोगों ने आरती के साथ गलत काम किया। और जब विक्की उनसे कहता है कि तुम लोगों ने इससे पहले सिर्फ हत्या और सोने की चोरी की थी, फिर आरती के साथ गलत काम क्यों किया? वो चोर कहते हैं नहीं सर, हमने किसी लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं किया, हम सिर्फ सोना चुराते हैं, वो भी अमावस वाले दिन। ये हमारे इलाके का रिवाज है, अगर चोरी के दौरान कोई हमसे मारा जाता है तो हमें हमारी देवी के सामने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगनी पड़ती है। हम लड़कियों को देवी माँ मानते हैं, उनके साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। आप चाहो तो आरती से पूछ लो, जब हम आरती के घर गए थे सारा सामान बिखरा हुआ था,
मानो कि हमसे पहले वहाँ पे कोई चोरी करके गया हो और सारे के सारे घर वाले बेहोश जमीन पर गिरे हुए थे। हमने आसान मौका देखकर सोना चुराया और जैसे जाने वाले थे आरती ने हमारे एक साथी पे बॉटल फेंक के मार दिया। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। ये सुनकर विकी हैरान दोस्तों कि इसका मतलब किसी और ने इन सोना चोरों का हुलिया अपनाया, आरती के साथ गलत काम किया और भाग गए। और वो चोरी के इरादे से घर में नहीं आए थे बल्कि आरती के साथ गलत काम करने के इरादे से आए थे और उनके जाने के बाद ये असली चोर घर में घुसे। लेकिन अब सवाल ये है कि वो लोग कौन थे जो पहले आए थे। अब अगले सीन में मीडिया में न्यूज चलती है कि विकी ने कुछ माइनर लड़कों का एनकाउंटर कर दिया। अगर उन लड़कों ने अपराध किया था तो उन्हें कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन विकी ने बिना कुछ सोचे समझे उनका एनकाउंटर कर दिया। इसीलिए एक टीम बैठाई जाती है जो विकी से सवाल करती है कि आखिर तुमने उन लड़कों का एनकाउंटर किया क्यों, क्योंकि सारे सबूत यही दर्शा रहे हैं कि तुमने ही उनकी हत्या की है। लेकिन विकी कहता है कि आप मानिए या ना मानिए, मैंने एनकाउंटर नहीं किया। जिसके बाद दोस्तों हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर विकी पर ऐसा आरोप क्यों लग रहा है। तो दोस्तों जब विकी को पता चला ना कि सोना चोरों का भेष बदलकर दूसरे लोगों ने आरती के साथ गलत काम किया, तो उसी टाइम 4-5 लड़के थाने में आकर खुद को सरेंडर कर देते हैं कि हमने ही आरती के साथ वो गलत काम किया। और उनके हाव भाव को देखकर विकी समझ जाता है कि इन्हें जबरदस्ती कहा गया होगा ये आरोप खुद पे लेने के लिए। इसीलिए वो उन लड़कों को अपने घर ले जाकर उनकी खूब खातिरदारी करता है और अच्छा खाना खिलाने के बाद उनसे अच्छे से पूछता है कि देखो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी, इसलिए बता दो किसने कहा तुम्हें ये आरोप खुद पे लेने के लिए। झूठ बोलोगे तो यहीं पे एनकाउंटर हो जाएगा, जेल भी जाने नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूँ। और वो लड़के कहते हैं सर हमें शकील नाम के गुंडे के हिटमैन ने ढेर सारे पैसों का ऑफर दिया था। हम सभी गरीब परिवार से हैं। उसने कहा कि हम सब 18 साल से कम के हैं, 1-2 साल में छोड़ जाएंगे और ढेर सारे पैसे मिलेंगे, इसीलिए हमने खुद पे ये सारा आरोप ले लिया। और ये सुनने के बाद तो विकी उस हिटमैन को ढूंढने निकल जाता है ताकि उसके जरिए शकील तक पहुंच सके। हो न हो उसी ने आरती के साथ गलत काम किया हो। थोड़ी देर ढूंढने के बाद विकी को वो हिटमैन मिल जाता है। बीच सड़क पर उसकी बढ़िया तरीके से धुलाई करने के बाद विकी को शकील के घर लेके जाता है वो। लेकिन वहाँ पे आते विकी देखता है कि शकील को किसी ने पहले ही मार दिया। विकी समझ चुका था दोस्तों कि जिसने भी आरती के साथ वो हरकत की है वो कोई मामूली बंदा नहीं है। उसे पता है कि हम कब क्या करने वाले हैं, इसलिए उसने शकील को भी मरवा दिया। लेकिन जैसे ही अब विकी लड़कों के पास आता है उसे सारे लड़के मरे हुए नजर आते हैं और ये सारे विकी के घर पे मरे थे, वो भी पुलिस की गन से। और जिसने भी इनको मारा था उसने मीडिया पहले ही बुला के रखी हुई थी। इसी वजह से विक्की पर यह आरोप लगा कि सरेंडर करने के बाद भी उसने लड़कों को मार दिया, एनकाउंटर कर दिया। इसलिए विक्की पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। अपराधी को पकड़ने के चक्कर में विक्की खुद फंस चुका था, लेकिन विक्की हार नहीं मानता। वो समीर से अपना फोन चेक करवाता है तो पता चलता है कि उसका फोन पहले से हैक्ड है। थाने का सीसीटीवी, विक्की के घर का सीसीटीवी, सबका एक्सेस उस इंसान के पास है। और विक्की समझ चुका था कि उस इंसान को पकड़ना आसान नहीं होगा, उसकी पहुंच बहुत ही दूर तक है शायद, पर जो भी उसे करना है जल्द ही करना होगा। किसको दोस्तों? विक्की को, वरना उसका सस्पेंशन लेटर कभी भी आ जाएगा। और ये हो गया तो ना तो वो एसीपी रहेगा और ना ही कभी आरती को इंसाफ दिला पाएगा और अपराधी आराम से घूमता रहेगा। अब उस शकील की कॉल हिस्ट्री चेक करने पर उन्हें हमीद नाम के आदमी के बारे में पता चलता है, जिससे शकील की कई बार बात हुई थी मरने से पहले। इसीलिए विक्की हमीद के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर देता है। और तब विक्की को अंडर कवर ऑफिसर विद्या फोन करके कह देती है कि मैंने मधु के केस पे काम किया। जब मैं उसके घर जांच करने गई थी तो मुझे उसके घर से कुरियर का एड्रेस मिला था जो कि आरती का था, यानी कि मरने से पहले मधु ने आरती को कुछ तो भेजा था। अब ये सुनकर विक्की तुरंत आरती के पास आकर कहता है, तुम मधु को कब से जानती हो? तो आरती कहती, मधु मेरी कॉलेज की दोस्त थी, लेकिन अब हमारी बात नहीं होती, क्योंकि एक बार ना वो मुझे अपने ऑफिस लेके गई थी घुमाने के लिए, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि वो मुझे अपने बॉस से मिलवाना चाहती थी। और फिर बॉस ने अपने बेटे से मेरी बात करवाई जो मुझे उसकी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर दे रहा था, लेकिन मेरे पहले से अच्छी जॉब लगी हुई थी, इसलिए मैंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। पर बॉस और उसके बेटे का मिजाज मुझे ठीक नहीं लगा। उसके बाद से मधु ने बार बार मुझे फोर्स किया कि मैं कंपनी ज्वाइन कर लूं, लेकिन मैं ज्वाइन करना नहीं चाहती थी, इसलिए मधु के बार बार कॉल करने से मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। विक्की कहता है, फिर मधु ने तुम्हें भेजा क्या था कुरियर में? जिस पर आरती कहती है, मुझे तो कोई कुरियर नहीं मिला। विक्की जब लेटर बॉक्स चेक करता है तो वो कुरियर वहीं पे मौजूद होता है, जिसमें होती है एक पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में मौजूद वीडियो प्ले करने पर उसमें मधु ये कहती है कि आरती मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें फोर्स किया मेरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए, पर सच कहूँ तो मैं भी ये नहीं चाहती थी कि तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन करो। मुझे मेरे पिता और समीर को मार देने की धमकी मिली थी कि अगर मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में ज्वाइन नहीं करवाया तो वो उनको मार देंगे। फिर वो वीडियो में सारी सच्चाई बताना शुरू करती है कि जिस जगह मधु काम करती है वहाँ के बॉस का बेटा वल्लभ बहुत ही घटिया इंसान है। उसके कुछ बड़े बड़े क्लाइंट हैं और उनसे अच्छा रिश्ता बनाने के लिए वो लड़कियों को उनके पास भेजता है। उसने पहले मेरे बारे में सारी जानकारी निकाली और फिर उसने मेरे पिता और समीर को मारने की धमकी दी। उन्हें बचाने के लिए जब मैं उस क्लाइंट के पास गई तो वल्लभ ने मेरा वीडियो बना लिया और उसने मुझे धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर मैं उसके साथ आके कॉपरेट नहीं करती हूँ तो वो ये वीडियो वायरल कर देगा। और इस तरह उसने मुझे एक प्रोस्टिट्यूट बना के रख दिया था। जितना बचने की कोशिश करती उतना ही फंसते जा रही थी। और सिर्फ मैं ही नहीं, ऑफिस में काम करने वाली कई लड़कियों को
उसने अपना शिकार बनाया था। समीर ने मेरा फोन हैक किया तो वल्लभ के भेजे हुए गंदे मैसेज पढ़कर उसने मुझ पे शक किया कि मैं उसको धोखा दे रही हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय आत्महत्या करने के, इसीलिए मैं तुम्हें ये वीडियो भेज रही हूँ ताकि तुम उनसे बच के रह सको, क्योंकि वल्लभ ने तुम्हें पहली बार डांस शो में देखा था, तभी से उसकी नजर तुम पे है। और दोस्तों, विक्की जब मधु के केस पे काम कर रहा था ना, तभी से उसने मधु के ऑफिस पे नजर रखना शुरू कर दिया था और विद्या को भी उसने उसी ऑफिस में ज्वाइन करवाया ताकि वहाँ चल क्या रहा है इसके बारे में जान सके। और अब धीरे धीरे करते हुए आरती के साथ गलत काम करने वाले के चेहरे सामने आते हुए नजर आ रहे थे। अब विक्की हमीद को ढूंढकर उसकी बढ़िया तरीके से खातिरदारी करता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारा शकील से क्या लेना देना है। तो हमीद सारी बातें बताने को तैयार हो जाता है। वो कहता है कि वल्लभ की गैस प्लांट से गैस लीकेज होने की वजह से कई सारे वर्कर्स मारे गए थे। केस छपने पे कंपनी बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। इस केस की रिपोर्ट आरती के पिता संभाल रहे थे। उन्होंने सारी रिपोर्ट तैयार कर ली थी कंपनी के खिलाफ, इसलिए हमने उसके साथ कुछ ऐसा करने का प्लान बनाया जिसकी वजह से वो इस रिपोर्ट पर ध्यान ही न दे पाए। इसीलिए हमने उसकी बेटी के साथ ऐसा किया जिससे वो टूट गया और हमें पता चला कि तुम आरती का केस सॉल्व कर रहे हो और अगर तुमने जांच की तो सब फंस सकते हैं, इसीलिए हमने तुम्हें एनकाउंटर के केस में उलझा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनकर विक्की सारी चीजें समझ जाता है कि वल्लभ ने आरती को अपनी कंपनी में इसीलिए ज्वाइन करने को कहा होगा कि उसके किसी क्लाइंट को आरती पसंद आ गई होगी। पर जब आरती ने ज्वाइन करने से मना किया तो वल्लभ गुस्सा हो गया। उसी के साथ साथ उसकी दुश्मनी आरती के पिता से तो पहले से थी, जो उसकी कंपनी बंद करवाने के लिए छापने वाले थे केस को। इसलिए उसने देखा होगा कि सोना चोर घरों में चोरी कर रहे हैं मास्क पहन के, तो वो भी अपना बदला लेने के लिए मास्क लगाकर आरती के घर पहुंच गया और उसके साथ गलत काम किया, जिससे आरती पे उसको जो गुस्सा था उसने वो भी उतार दिया। आरती के पिता को ऐसा सदमा दे दिया कि वो कभी इससे उभर ना पाए। अपराधी तो रडार में आ ही चुका था, बस अब उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उसको पकड़ना बाकी था और ये काम विद्या का होता है। विक्की विद्या से कहता है कि मौका मिलते ही वल्लभ के लैपटॉप की सारी लड़कियों की वीडियोस मेरे मोबाइल में सेंड कर देना ताकि हम वल्लभ को पकड़ सके। इसीलिए विद्या ऐसा ही करती है और वो जल्दी जल्दी सारी वीडियोस अपने मोबाइल में डालकर उसे विक्की को सेंड कर देती है और फिर उन वीडियो से कंफर्म हो जाता है कि वल्लभ ने सिर्फ आरती नहीं बल्कि उसकी मां के साथ भी गलत काम किया था। इसी सदमे से बेचारी ने आत्महत्या कर ली थी। ये देखकर विक्की की आंखों में आंसू और गुस्सा दोस्तों कि कितना घटिया आदमी है वल्लभ, एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ के रख दिया। इतना सबूत काफी था वल्लभ को पकड़ने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ विद्या जैसे ही ऑफिस से भागने की कोशिश करती है तभी वहाँ पे वल्लभ आ जाता है। बेचारी विद्या घबरा जाती है, जिससे उसका फोन लिफ्ट के नीचे गिर जाता है। वल्लभ कहता है, क्या मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलना चाहोगी? विद्या मना नहीं कर सकती थी, वरना शक होने पर वो उसको भी मार डालता, इसलिए वो उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। इधर विक्की विद्या को कई बार फोन करने की कोशिश करता है पर उसका फोन हर बार स्विच ऑफ आता है। यहाँ तक कि वो अब फोन की लोकेशन को भी ट्रेस नहीं कर पाता। वो समझ चुका था कि विद्या किसी मुसीबत में है, इसलिए वो समीर से कहकर विद्या के ऑफिस के सीसीटीवी को चेक करता है, सारे फुटेजेस को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि आखिर वल्लभ गया कहाँ। इसलिए वो आरती को अपने साथ कर लेता है और आज पहली बार वो अपनी गन लेकर कहीं जा रहा था, वरना वो गन का इस्तेमाल ना के बराबर ही करता है। यानी कि दोस्तों अब वो सीधा वल्लभ का एनकाउंटर ही करेगा। इधर वल्लभ विद्या से कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था मेरे लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ करते हुए, बताओगी आखिर क्या कर रही थी तुम और किसको तुमने मेरे लैपटॉप की वीडियोस भेजी, बताओ। लेकिन विद्या नहीं बताती। वल्लभ उसको बहुत मारता है और उसे वहीं बंदी बना लेता है, लेकिन वो उसकी जान ले पाता दोस्तों इससे पहले विक्की आरती को लेकर वहां पहुंच जाता है। और अब वल्लभ समझ चुका था कि इस विद्या ने वो वीडियो पुलिस वाले को भेजी है। ये विद्या कोई नॉर्मल नहीं बल्कि अंडरकवर ऑफिसर है, इसलिए वो तुरंत अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। वो अपने पिता को फोन करके इसके बारे में सब बता देता है, लेकिन इससे पहले पुलिस उसके पिता को भी उठा लेती है दोस्तों, क्योंकि ये प्लान वल्लभ और उसके पिता दोनों ने मिलकर बनाया था लड़कियों के इस तरह शोषण करने का। अब वल्लभ के भागने का कोई रास्ता तो था नहीं, इसलिए विक्की उसको पकड़कर पहले बहुत मारता है और मार खाने के बाद जब उसकी हालत खराब हो जाती है तो विक्की आरती को गन देकर कहता है, जो करना है करो इसके साथ ताकि तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो सके। और फिर क्या था दोस्तों, ये सुनते ही आरती गुस्से में पूरी गन उस पे खाली कर देती है और तब विक्की आरती से कहता है, क्या मुझसे शादी करोगी? आरती के आंसू नहीं रुकते ये सुनकर, वो तुरंत उसको गले लगाकर कहती है हाँ। सारे सबूतों को देखने के बाद विक्की के ऊपर लड़कों के एनकाउंटर का मामला हटा दिया जाता है। इसी सीन के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।